हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में हम कॉमनवेल्थ एज तक कर चुके हैं। आज से जो है हम नया पीरियड स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है नियो क्लासिकल एज, जिसका ड्यूरेशन 1660 से 1785 रहा है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो नियो क्लासिकल एज है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: रेस्टोरेशन एज, अगस्टन एज एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो जो रेस्टोरेशन एज है इसको जो लीड करने वाले थे वो थे जॉन ड्राइडन, लिटरेचर की बात कर रही हूँ मैं, जिसका ड्यूरेशन 1660 से 1700 रहा है। फिर आती है अगस्टन एज, जिसको लीड करने वाले लिटरेरी फिगर हैं अलेक्जेंडर पोप, और जिसका ड्यूरेशन 1700 से 1745 रहा है। और फिर आती है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको जो है ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है। इसको लीड करने वाले हैं डॉक्टर जॉनसन, जिसका ड्यूरेशन रहा है 1745 से 1785। फ्रेंड्स, इसको नियो क्लासिकल एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस वक्त जो है इमिटेट किया जा रहा था जो भी क्लासिकल राइटर्स थे रोमन और ग्रीक के, उनको इमिटेट किया जा रहा था और उनके वर्क जो है वो ट्रांसलेट किए जा रहे थे, इसलिए इस पीरियड का नाम नियो क्लासिकल एज पड़ा है। अब जानते हैं इसका नाम, इसके अंदर जो बाकी पीरियड्स हैं जैसे कि रेस्टोरेशन एज है, इसका नाम रेस्टोरेशन एज कैसे पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम रेस्टोरेशन एज कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो रेस्टोरेशन एज जो जैसा कि मैंने बताया ड्यूरेशन 1660 से 1700 रही है, यानी 40 ईयर्स। इसको एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है क्योंकि ड्राइडन जो होते हैं, जॉन ड्राइडन, वो रिप्रेजेंट करते हैं रेस्टोरेशन एज को। उस वक्त जो भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे होते हैं, सोशल लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, ड्राइडन के वर्क में वो देखने को हमें मिलता है। और रेस्टोरेशन इसको इसलिए बोला जाता है, दिस पीरियड इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड बिकॉज इन दिस पीरियड विद द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की द इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन वॉज रिस्टोर्ड। इसका मतलब ये है कि देखो कॉमनवेल्थ में क्या हुआ था कि जो मोनार्क थे, जो चार्ल्स वन थे, वो एग्जीक्यूट कर दिया था उनको पार्लियामेंटेरियंस ने, और फिर जो है उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट रूल कर रही थी, ठीक है, कॉमनवेल्थ एज में। तो मोनार्की जा चुकी थी, बट अब रेस्टोरेशन एज में क्या हुआ था कि मोनार्की दोबारा से रिस्टोर हुई थी, इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज बोला जाता है। और क्योंकि प्यूरिटन्स जो है लीड कर रहे थे, पार्लियामेंट्स के जो थे वो लीड कर रहे थे उस वक्त, तो प्यूरिटन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप होते हैं, ठीक है, बहुत, तो उन्होंने थिएटर बंद कर दिए थे, लिटरेचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। बट इसमें रेस्टोरेशन एज में जो है हमें ये रिस्टोर होता हुआ दिखता है। सो आफ्टर 18 ईयर्स थिएटर्स व ओपन एंड इन, क्योंकि मैंने बताया कि इन 1642 जब सिविल वॉर हो रहा था तो थिएटर जो है वो बंद कर दिए थे और वो 1660 तक बंद ही रहे, वो जाके रेस्टोरेशन एज में दोबारा खुले। और जब दोबारा खुले ये हमारे रेस्टोरेशन एज में थिएटर्स, तो बहुत ही प्रोफेशनल वे में खुले, मतलब अब एज अ प्रोफेशन आप थिएटर, ड्रामा, कल्चर, आर्ट जो है चूज़ कर सकते थे। विमेन जो है उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। पहले ये होता था कि विमेन का रोल जो है वो मेल प्ले करते थे, मेन प्ले करते थे, बट अब ये होने लगा कि विमेन भी रोल प्ले करने लगी, ऑल्दो वो जो है इक्वली ट्रीट उनको नहीं किया जाता था, एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट ही उनको दिखाया जाता था। और इसी के साथ साथ जो है साउंड इफ़ेक्ट्स, सीन्स, लंदन लाइफ्स दिखाने और जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब हमें देखने को मिल रहा था थिएटर में। और इस एज में क्या क्या हुआ था, तो रॉयल सोसाइटी जो है वो फॉर्म हुई थी। इसमें जो है स्टडी ऑफ साइंस इस्टेब्लिश करने के लिए बात की गई थी। सबसे ओल्डेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड में अगर माना जाता है तो द रॉयल सोसाइटी को माना जाता है, और इसके जो मेंबर्स थे वो थे रॉबर्ट हुक, न्यूटन, रॉबर्ट बॉयले, ये सब जो है इनके मेंबर्स थे। अब क्योंकि मोनार्की आ चुकी है तो प्यूरिटनिज्म जो था वो लगभग खो गया था। और इसी के साथ साथ हमें कॉफ़ी हाउस कल्चर देखने को मिलता है। कॉफ़ी हाउस कल्चर इसमें ये होता है कि यहाँ पे लोग बैठते हैं और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं डिस्कस करते हैं, तो ये सेंटर ऑफ पॉलिटिकल डिस्कशन भी बन गया था। आइए जो है अब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या था रेस्टोरेशन एज में। एक बार मैं आपको पूरा ये पेज ऐसे दिखा देती हूँ, फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी। तो नोट्स बनाते वक्त आप भी इस डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। तो रेस्टोरेशन एज का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं क्या था। चार्ल्स वन जो थे किंग थे, ठीक है, उनको पार्लियामेंटेरियंस ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और जो इनके सन थे चार्ल्स सेकंड, वो जो है वो भाग गए थे फ्रांस, ठीक है, वो फ्रांस चले गए थे। तो इनका जो ड्यूरेशन था वो 1625 से 49 तक था। तो जब पार्लियामेंट ने जो है एग्जीक्यूट किया, उसके बाद जो है हमारे लीडर बन के आए थे पार्लियामेंट के, प्यूरिटन थे, ओलिवर क्रॉमवेल।
और उसके बाद जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और इनका ड्यूरेशन जो है वो 1649 से 58 तक का रहा। फिर आफ्टर हिज डेथ जो है रिचर्ड क्रॉमवेल, इन्हीं के सन जो आते हैं, इनका ड्यूरेशन 1558 से 60 रहता है, क्योंकि ये जो है केपेबल नहीं होते रूल करने के, सन होते हैं इसके ओलिवर क्रॉमवेल के। तो ये जो है इनको फोर्स किया जाता है रिज़ाइन करने के लिए और ये रिज़ाइन दे देते हैं। फिर इसके बाद जो वहाँ के लोग होते हैं वो चार्ल्स सेकंड, जो कि चार्ल्स वन के सन थे, जो चले गए थे फ्रांस, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पोजीशन वापस लेने के लिए। तो 1660 से 1685 तक चार्ल्स सेकंड जो है वो आ जाते हैं, किंग बनते हैं, मोनार्क बनते हैं, पावर में आ जाते हैं और जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये रूल करते हैं। तो रेस्टोरेशन एज में जो है यहीं से मोनार्की जो है रिस्टोर हुई चार्ल्स सेकंड के आने से। और चार्ल्स सेकंड जो है वो तब तक पावर में रहते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, जो कि ड्यूरेशन इनका पूरा रूलिंग का था 25 ईयर्स। इसके बाद जो है जेम्स सेकंड आते हैं इंग्लैंड में रूल करने, जो कि दूसरे सन होते हैं चार्ल्स वन के ही। इनका ड्यूरेशन 1685 से 88 रहा है, बहुत कम रहा है, क्योंकि ये कैथोलिक थे उस वक्त। जो पब्लिक डिमांड थी और जो लोग मानते थे, प्रोटेस्टेंट्स को ज़्यादा मानते थे, वो चाहते थे हमारे जो किंग हो वो प्रोटेस्टेंट हो, तो इनके खिलाफ थे लोग। और इन 1668 एक रिवॉल्यूशन हुआ था इनके अगेंस्ट। उस रिवॉल्यूशन में जो है मर्डर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। इस रिवॉल्यूशन को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। और इस रिवॉल्यूशन से खुद को बचाने के लिए ये फ्रांस भाग जाते हैं। और फिर जो है जेम्स सेकंड के बाद जो है रूल करने आती हैं मैरी सेकंड। जो मैरी सेकंड होती हैं वो डॉटर होती हैं जेम्स सेकंड की, ठीक है। ये रूल करती हैं। अब क्यों जेम्स बेशक से कैथोलिक था, बट मैरी जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी। तो इनको जो है लोग लेटर भेजते हैं, विलियम ऑफ ऑरेंज जो कि इनके हस्बैंड होते हैं मैरी टू के, इनको लेटर भेजते हैं कि वो आए और इंग्लैंड पे रूल करें। और फिर इसीलिए ये आते हैं और ये जो है कंबाइंड रूल देखने को मिलता है। दे रूल टुगेदर, मैरी सेकंड द डॉटर ऑफ जेम्स सेकंड एंड विलियम ऑफ ऑरेंज जो कि हस्बैंड है मैरी के, तो टुगेदर दे रूल टिल डेथ। इनका ड्यूरेशन 1668 से 1702 तक रहा है। और इसी बीच हमको, ये मैं अलग से बता रही हूँ, पॉपिश प्लॉट देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ये बताती हूँ कि जेम्स सेकंड जब आए थे रूल करने तो जो वहाँ के कैथोलिक्स थे वो खुश थे, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो है मैरी आ गई, तो कैथोलिक्स जो थे वो प्लान कर रहे थे कि किंग चार्ल्स को वो मार दे, ठीक है। जब चार्ल्स सेकंड किंग बने थे ना, तो वहाँ के जो कैथोलिक्स थे वो चाहते थे कि जेम्स ही किंग बने, ताकि जो है हम इन पावर में हम आ सके। तो चार्ल्स सेकंड को मारने के लिए वो प्लान बनाते हैं, बट वो अनसक्सेसफुल हो जाता है और इसी को जो है पॉपिश प्लॉट बोला जाता है। और ये पॉपिश प्लॉट जो है हमें जॉन ड्राइडन का एक वर्क है, बहुत ही फेमस है, आप सबने अपने सिलेबस में कभी ना कभी पढ़ा होगा, एब्सलम एंड एचिटोफेल, इसमें देखने को मिलता है। बात करें रेस्टोरेशन एज में और क्या क्या हो रहा था, तो दो पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुई थी उस वक्त, विग और टॉरी। जैसे हमें कैरोलिन एज में देखने को मिलता है ना राउंड हेड एंड कैवेलियर्स, वैसे ही समझ लो इसमें देखने को मिलते हैं हमें विग एंड टोरी। तो विग्स क्या होते हैं, विग्स जो होते हैं ना वो किंग के अगेंस्ट होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट होते हैं, और टोरीज जो होते हैं वो किंग को सपोर्ट करते हैं और कैथोलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारे राइटर हैं जॉन ड्राइडन, वो एक टोरी होते हैं। और हम देखते हैं रेस्टोरेशन एज में क्या क्या हुआ था। ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये बहुत बड़ी एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। जो है ग्रेट फायर ऑफ लंदन देखने को मिलता है रेस्टोरेशन एज में ही, जो कि 1666 में हुआ था। ये एक बेकरी से स्टार्ट होता है, 5 दिन तक जो है वो कंटिन्यू रहता है, और इससे जो है कम से कम 13,200 हाउसेस बर्न हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और 87 चर्चेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद जो है हमें फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन लंदन 1684 देखने को मिलती है। फिर इसी बीच हमें प्लेग देखने को मिलता है लंदन में, इससे पहले वो चौसर के पीरियड में हमने डिस्कस किया था। तो 1665 से 1666 के बीच जो है हमें ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन देखने को मिलता है। और लाइसेंसिंग ऑफ द प्रेस एक्ट भी आता है 1662 में, ये प्यूरिटन्स को कंट्रोल में करने के लिए ये एक्ट जो है वो लाया गया था। और बिल ऑफ राइट्स जो है वो भी अडॉप्ट किया गया 1689 में। इसमें होता यह है कि ये मोनार्क की पावर को थोड़ा लिमिटेड कर देता है और पार्लियामेंट की पावर को इंक्रीज़ कर देता है। देखो जब चार्ल्स सेकंड रूल करने के लिए इंग्लैंड आए थे ना,
तो उन्होंने जो है समझौता किया था पार्लियामेंट के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि वो दोनों मिलके ही रूल करेंगे और जो है कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, सपोर्ट करेंगे और जो पार्लियामेंट होगी उसके पास भी पावर होंगी। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड देखने को मिलता है हमें 1694 में। एंड इन 1695 द प्रेस मेड फ्री, ठीक है, प्रेस फ्री कर दिया गया। पहले ये होता था, जैसे कि हमने मिल्टन के जब हम कर रहे थे तो उसमें देखने को मिला था कि मिल्टन जो है रिफॉर्मेशन की बात करते हैं और ये भी बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो वही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि प्रेस फ्री हो चुकी है, अब कोई भी जो है एक्सप्रेस कर सकता है अपने व्यूज़। लिटरेरी फीचर्स की बात करें अगर, तो जैसा कि मैंने बताया न्यू क्लासिज्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि इमिटेशन देखने को मिलती है हमें एशियन ग्रीक एंड रोमन राइटर्स की, ठीक है। और अदर लिटरेरी फीचर्स की बात करें तो इसी में हमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स, हेरोइक ट्रेजिडी, ये सब देखने को मिलता है और ड्रामेटिक जेनर्स में। और इसमें ट्रांसलेशन बहुत देखने को मिलता है क्लासिकल टेक्स्ट का, सिटेरिकल वर्सेस बहुत ज़्यादा फेमस पॉपुलर हो जाती हैं। और सबसे डिफरेंट बात जो है इस एज की वो ये है कि टू काइंड ऑफ लिटरेचर जो है जो एकदम अपोजिट मान सकते हैं वो एक साथ देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, जो कि मॉरल विजडम के ऊपर है, एपिक है, और सेम टाइम जो है हमें सेंशुअल कॉमेडीज़ लाइक द कंट्री वाइफ देखने को मिलती है। तो ये प्रूव करता है कि उस वक्त जो है सबको लिखने की, एक्सप्रेस करने की जो है वो फ्रीडम थी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रेस्टोरेशन एज के कुछ फैक्ट्स किए और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो भी था उसको बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्टोरेशन एज कवर करेंगे, जो भी इसमें प्रोमिनेंट राइटर्स होंगे, ऑथर्स होंगे, उनको देखेंगे और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क देखेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, नोट्स समझ आ रहे हैं और आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।